नमस्कार, गुरुकुलम इंदौर में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो कि 19 जून को संपन्न हुई है। आप सभी लोगों ने वो परीक्षा दी है। पेपर भी कंपैरेटिवली अगर हम देखें पिछले 1-2 साल की पीएससी की तुलना में तो इजी आया था, इजी टू मॉडरेट था। हालांकि इजी होने के बाद भी प्रॉपर तरीके से कुछ लोगों से पेपर बना नहीं, जो वहां पर कुछ और स्कोर आ रहा था, यहां पर आने के बाद कुछ और हो गया। और रही सही कर्सर आयोग की आंसर शीट ने भी पूरी कर दी है। आयोग की आंसर शीट पर 20 से अधिक प्रश्नों पर, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 20 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई है। मैं आपको यहां पर प्रॉपर बताऊंगा किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, सोर्सेस का नाम भी बताऊंगा कि उन प्रश्नों पर जो है वो आपत्ति लगाई गई है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कौन से प्रश्न बदले जा सकते हैं, कौन से प्रश्न हट सकते हैं और किन प्रश्नों पर 2 आंसर भी माने जा सकते हैं। हालांकि आयोग का पहले जो नोटिफिकेशन में आयोग ने आंसर शीट देने के बाद जब हम आपत्ति देंगे उसके बाद क्या होगा, उसका भी एक नोटिफिकेशन में आयोग ने जिक्र किया था। उसको भी मैं आपके सामने यहां पर पढ़ूंगा, जिससे हम ये कयास लगा सकते हैं कि आने वाले जो प्रश्न हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है, और जब ये हो सकता है तो फिर कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री 2021 20 से ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। बिल्कुल, क्या वो प्रश्न बदलेंगे और उसके बाद क्या होगा कट ऑफ, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मैं गुरुकुलम इंदौर की तरफ से आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं। देखिए, अब आपको हो सकता है ये प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा कि ये क्या कहा गया है। इसमें आयोग ये कहना चाह रहा है कि प्राप्त आपत्तियों पर, मतलब कि आपने एग्जाम दी, एग्जाम के बाद आयोग की एक आंसर की आई है, उस आंसर की के बेस पर आपने जो आपत्तियां लगाई हैं, उन आपत्तियों को प्राप्त करने के बाद एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। मतलब आयोग एक कमेटी बनाएगा, जो विशेषज्ञ होंगे उसके माध्यम से आयोग उन पर विचार करेगा, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक है, और आपत्ति पर विचार करने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, देखिए आपत्ति पर विचार करने के बाद आयोग क्या कार्रवाई करेगा। देखिए, पहला कि ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया है, विकल्पों में अन्य सही विकल्प है, तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जाएगा। मतलब कि ए, बी, सी और डी, यदि आयोग ने किसी भी प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल ए दिया है जो कि गलत है, और उन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा उत्तर है जो सही है, तो आयोग उसको बदल कर सही उत्तर, अगर एग्जांपल डी है तो कर देगा। सिंपल सी भाषा में, यदि उन 4 में से कोई एक उत्तर सही है लेकिन आयोग द्वारा गलत उत्तर दिया गया है आपके अनुसार, और आपका जो आपने सबूत जो जुटाकर लगाए हैं वो सही है, तो आयोग उस प्रश्न के उत्तर को बदल देगा। दूसरा आयोग क्या करेगा, प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में अगर अलग अलग हुआ तो सिर्फ हिंदी अनुवाद माना जाएगा। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, हिंदी के अनुवाद को दी जाएगी, याद रखिएगा। इसमें भी एक प्रश्न पर आपत्ति लगी है, मैं बताऊंगा अभी। तीसरा, ऐसे प्रश्न जिनका दिए विकल्पों में से एक से सही उत्तर है तो सभी उत्तरों को माना जाएगा। यानी कि ए, बी, सी, डी में से अगर एक से ज्यादा उत्तर सही हैं, 2, 3, तो उन सभी उत्तरों को आयोग सही मानेगा। अगला है, ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो तो वो प्रश्न पत्र से हटा दिया जाएगा। यानी चारों ही विकल्प अगर गलत है तो उसको आयोग हटा देगा, उसको प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। अगला है, विषय विशेषज्ञ समिति, जो आयोग एक कमेटी बनाएगा जो विचार करेगी उन पर समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। यानी सभी पर विचार करके आयोग एक फाइनल आंसर शीट बनाई जाएगा और आयोग अपनी वेबसाइट पर वो डालेगा। उस फाइनल आंसर शीट के प्रकाशन के बाद कोई भी आपत्ति और पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिर भले आपको गलत लग रही हो तो लग रही हो, उसके बाद आयोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, माननीय न्यायालय का, आप वहां पर जा सकते हैं। अगला है, उपरोक्तानुसार, इन सब बातों के अनुसार किसी प्रश्न को विलोपित यानी जो हटा दिया गया है, प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम कुंजी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो प्रश्न हटा दिया गया है, डिलीट हो गया है, उतने प्रश्नों को हटाकर फिर जितने प्रश्न बचेंगे उन प्रश्नों के आधार पर आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्नों की बात करता हूं।
ये मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर आपत्ति लगाई गई है। इसका उत्तर आयोग ने दिया है डी। हालांकि उत्तर यही होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 50 नहीं कम से कम 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। लेकिन इसके बी के आंसर को लेकर जो है वो आपत्ति लगाई गई है, क्योंकि ये आयोग के मतलब जो जिन्होंने आपत्ति लगाई उनके अनुसार ये गंगा के मैदान का भाग होता है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा जो है ये मानकर और ज्योग्राफी की बुकों की कटिंग लगाकर इस पर आपत्ति लगाई गई है। हालांकि इसके बदलने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है, याद रखिएगा, लेकिन इस पे आपत्ति गई है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है। आयोग ने आंसर दिया है दूध, चाय या पानी। आयोग का आंसर है दूध, लेकिन इस पर उपरोक्त सभी को लेकर जो है वो आपत्ति दर्ज की गई है और इसमें जो सबूत लगाए गए हैं वो जो है वो फॉस्फेट परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये पानी का भी होता है, ये चाय का भी होता है, ये कॉफी का भी होता है, और ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है जिसका उत्तर ये दिया गया था, इसके आधार पर भी जो है वो लगाई गई, तो इसके बदलने के चांसेस बन रहे हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व तो अधिक है। इसका आयोग ने उत्तर दिया है स्वेज नहर, लेकिन लोगों ने इस पर भी आपत्ति लगाई है और मलक्का का दिया गया है। क्या दिया गया है? मलक्का का। हालांकि जब WTO की एक वेबसाइट से उन्होंने उठाया है इसका सबूत, इसका जो आपत्ति लगाने के लिए जो उनके पास जो मटेरियल था वो WTO की वेबसाइट से उठाया है कि मलक्का जो है वो लगभग 40% ट्रेड करता है और स्वेज जो है सिर्फ 27% के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन यहां पर युद्ध नीतिक महत्व की बात चल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 6-8 महीने पहले जापान का एक जहाज स्वेज नहर में फंस गया था, जिसके बाद पूरी पेपर की हेडलाइन बनी थी कि पूरे एशिया में व्यापार रुक गया था, कुछ जो जंगी जहाज बेड़े जाने वाले थे वो भी रुक गए थे। तो इसके आधार पर उसका आंसर स्वेज होना चाहिए। हालांकि इसमें मलक्का को लेकर लगाया गया है, इसमें कश्मकश रहने की उम्मीद बनी रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान में स्वेज ही माना गया है। अगला है आपका, दो कंप्यूटर के बीच डेटा पैक को स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग में किया जाता है। आयोग ने इसका उत्तर रूटर यानी राउटर दिया है, लेकिन गेटवे के लिए लोगों ने लगाई है इस पर आपत्ति। अकॉर्डिंग टू NCERT में क्लियर लिखा है कि यह काम गेटवे के द्वारा किया जाता है, तो इसके जो है वो 2 उत्तर मानने के चांस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर गेटवे माना जा सकता है। याद रखिएगा क्योंकि NCERT जो है वो एक पुख्ता सोर्स के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला है आपका प्रश्न, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। इसका आंसर C2B दिया गया है, कुछ लोगों ने C2C को लेकर लगाया गया है। और पौंडीचेरी जो यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की एक पुस्तक को लेकर इस पर जो है वो पुख्ता सबूत के साथ लगाया गया है। इसमें चांसेस जो है वो 2 के बन सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आयोग का ही माना जाएगा। अगला है तुर्रा कलगी, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें लिखा भी है, देखिए आयोग आंसर मालवा, लेकिन लगाया गया है निमाड़। मालवा जो है वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी के आधार पर लगाया गया है। हिंदी ग्रंथ ने क्या दिया, इसका आंसर मालवा, और आयोग ने हिंदी ग्रंथ को मानकर इसको जो है वो मालवा दिया है। हालांकि निमाड़ जो है वो कुछ रिसर्च पेपर के आधार पर निमाड़ बताया जा रहा है, कुछ लोग इसको राजस्थान का ही बता रहे हैं। इसमें आयोग 2 आंसर मान सकता है, आप ये मानकर चल सकते हैं। अगला है, कौन सा अभिलेख प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। दशपुर क्लियर लिखा है प्रथम विज्ञापन के तौर पर, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले पूरे सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। पुस्तक थी छत्तीसगढ़ की पुस्तक थी, जो छत्तीसगढ़ की प्रकाशित पुस्तक थी और वो सरकारी पुस्तक थी। उसमें क्लियर लिखा गया है कि सोहागोर अभिलेख प्रथम विज्ञप्ति के रूप में माना गया है। अब विज्ञप्ति विज्ञापन में अंतर होता है, लेकिन इसके आधार पर इस पर आपत्ति लगाई गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका आंसर होता है, हालांकि अभी के लिए दशपुर ही माना गया है। अगला है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी ग्रंथ का भी मैं ले लूं, उसके बाद DD बसु भी ले लूं, उसके बाद लक्ष्मीकांत भी ले लूं, तो सभी के अनुसार ये अखिल भारतीय संघ होगा। तो ये इसको अखिल भारतीय संघ को लेकर जो है वो लगाया गया है। इस पर क्या आपत्ति लगाई गई है। हालांकि आयोग ने भारत संघ माना है, लेकिन आपत्ति अखिल भारतीय संघ लगाई गई है, तो इसके बदलने के चांसेस बन रहे हैं।
अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? हमने जनरली सभी बुकों में, यहां तक कि लक्ष्मीकांत जिसको गीता कहा जाता है संविधान की, उसमें भी हमने यही कहा था, पढ़ा है कि पहली बैठक 9 को ही सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी 11 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, तीसरी 13 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को लक्ष्य प्रस्ताव भी कहा गया है कि ये हमारे लक्ष्य हैं। लेकिन हुआ क्या था, 9 के बाद 10 को भी बैठक हुई थी, 11 के बाद 12 को भी बैठक हुई थी, तो 1 2 3 4 5वीं बैठक आ रहा है। इसका आंसर बदलने की उम्मीद बहुत कम है, ये 5वीं बैठक ही इसका सही आंसर है। संविधान सभा की बुक जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हमने सर्च करके देख लिया है, ये 5वीं ही इसका आंसर आना चाहिए। ये प्रश्न 99% लोग तीसरी ही लगा के आए हैं, जैसे 99% लोग कलगी तुर्रा में निमाड़ लगा के आए हैं, तुर्रा कलगी में, ऐसे इसमें तीसरी लगा के आए, लेकिन 5वीं इसका आंसर होना ही चाहिए। अगला है आपका, संसद के दोनों सदनों में 108, ये तो रिपीट प्रश्न था, इस पे भी लेकिन आपत्ति गई है। इसका आंसर है राष्ट्रपति का आशय, आयोग ने यही दिया है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि राष्ट्रपति का आशय किस आधार पर होता है, समाधान के आधार पर होता है, तो कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के समाधान को लेकर आपत्ति लगाई है, लेकिन इसका पुख्ता सोर्स वो बहुत कम जो है वो, कुछ लोगों ने तो जो है वो टाइपिंग करके अपने विचार लिख दिए उसमें, ठीक है, और उसकी केबी फाइल बनाकर डाल दी है, तो उससे तो कोई मतलब होगा नहीं, तो इसका बदलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मेरा ये फर्ज है आपको बताना कि इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। अगला है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये घटना चक्र में क्लियर पूछा गया, मतलब दिया गया प्रश्न है जो यूपी में पूछा जा चुका है, इसका आंसर यही दिया गया था और यही माना गया है। लेकिन इस पर भी आपत्ति लगाई गई है, जावा द्वीप को लेकर आपत्ति लगाई गई कि जावा द्वीप में मुख्यतः जो है वो पर्यटन पर जो है वो आधारित है, कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है। चूंकि आपत्ति लगाई गई है तो गुरुकुलम का यह फर्ज बनता है कि वो आपको बताए कि इस प्रश्न पर भी आपत्ति गई है, लेकिन इसका आंसर भी बदलने के चांसेस कम है। अगला है जनगणना, जनगणना को लेकर आपत्ति लगाई गई है कि 31.15% है, हालांकि कहीं कहीं जगह आपको 31.16 मिलेगा और कहीं कहीं जगह 31.18 भी लिखा हुआ है, तो 31.18 और 16 को लेकर लोगों ने इस पर आपत्ति लगा दी है, लेकिन इसके बदलने के चांसेस न के बराबर है, आयोग का उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 31.1 तो हर जगह ही आ रहा है, तो 31.1 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर तो प्रॉपर आ रहा है, तो आंसर यही माना जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि इन दोनों के आधार पर आपत्ति लगाई गई है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? आयोग का आंसर है वल्लभ भाई पटेल और इन्हें ही विभाग दिया गया है। वीपी मेनन तो क्या थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। वीपी मेनन क्या है, एक प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय, जो पटेल के क्या थे, सहयोगी थे। पटेल के क्या थे, ये एक सहयोगी थे। अब एक बात बताइए कि आप एक डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, कल को आईएएस प्रमोट हो जाते हैं, आपके मंत्री जो हैं, जिस मंत्रालय के अंतर्गत आप सचिव बन चुके हैं, आपके मंत्री को जो विभाग मिला है आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको विभाग सौंपा गया था। हालांकि वीपी मेनन को लेकर लगाई गई है, लेकिन चांसेस ना के बराबर है कि इस प्रश्न को बदला जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसका आंसर रहेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसमें दो चीज है, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष दिया है। अब देखिए यहां पर आयोग ने यह क्लियर नहीं किया है, कुछ लोगों का कहना है कि यह नेता प्रतिपक्ष जो है ये विधान सभा का है, विधान परिषद का है या केंद्र का है। तो भाई देखो, केंद्र तो होगा नहीं, अगर वो यहां राज्य पूछ रहा है तो यहां केंद्र लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अल्टीमेटली अंडरस्टूड होगा आपको कि ये क्या है, नेता प्रतिपक्ष राज्य का पूछा जा रहा है। इन दोनों में जरूर आप अंतर कर सकते हो, सभा और परिषद में, लेकिन इतना डीप में अगर आप जाओगे तो संभव है कि थोड़ा सा आंसर उसने ये दिया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि यहां पर आयोग ए और सी दो आंसर मान सकता है। अगला है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी। अब देखिए यहां हिंदी और इंग्लिश की बात आ जाती है। मुख्य चुनाव अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और यहां कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर कमिश्नर की बात करूंगा तो यहां पर आयुक्त आना चाहिए, अधिकारी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, आयुक्त आना चाहिए कमिश्नर के लिए। लेकिन चूंकि माना जाएगा हिंदी का, तो हमारे यहां तो एक राज्य का जो चुनाव आयोग है वो तो एक सदस्य हम पढ़ते हैं, वीपी सिंह है, अभी एक सदस्य होता है, तो अधिकारी कहां से आ गया, आयुक्त होना चाहिए। तो इसको लेकर लोगों ने लगाया है, तो इस पर हमको आयोग के नजरिए कोई देखना पड़ेगा। हालांकि आंसर इसका राज्यपाल ही रहेगा। अगला है मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? इसमें 5 सदस्य आयोग का आंसर है। कुछ लोगों ने 7 सदस्य का जो है वो गजट नोटिफिकेशन जो है वो लगाया है। इसमें हमको आयोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के अनुसार अनाधिक लिखा है और कोई सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है। हालांकि जनरली एमपी में 5 सदस्य बैठते हैं, लेकिन वो प्रॉपर निर्धारित नहीं है, तो इसका आयोग का आंसर देखना पड़ेगा।
हो सकता है आयोग इसका आंसर जो है वो 7 सदस्य दे सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी के लिए 5 ही दिया है, तो अभी 5 ही मानेंगे, लेकिन आपत्ति लगी है। एक ईमेल का जो स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे जगह से भेजा गया है, इसका आयोग ने आंसर दिया है स्पूफिंग। ज्यादातर लोग स्पूफिंग ही लगा के आए, लेकिन इस पर जो आपत्ति लगाई गई है वो फिशिंग को लेकर लगाई गई है। हालांकि फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर होता है, ये क्लियर स्पूफिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों ने जो है इसके लिए जो है वो जो अपनी कॉलेज की सीरीज आती है कंप्यूटर की, उसको लेकर जो है वो आपत्ति अपनी दर्ज कराई है कि इसका आंसर फिशिंग हो सकता है। और कुछ कोचिंग संस्थान और कुछ जो टीचर्स हैं जो टेक्निकली रूप से काफी साउंड है, वो इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके 2 आंसर दिए जाएंगे। हालांकि एंड ऑफ द डे इट विल बी डिपेंड ऑन एमपीपीएससी कि वो क्या करता है। अभी इसका आंसर स्पूफिंग है। अगला है एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है। आयोग ने नेटवर्क सर्वर का उपयोग किया है, लेकिन लोगों ने प्रिंट सर्वर लगाया है और प्रिंट सर्वर को लेकर ही उन्होंने जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। उसमें सर्वरों के प्रकार दिए जिनमें नेटवर्क सर्वर नहीं है, तो इसकी उम्मीद है कि इसको बदला जा सकता है या 2 माना जा सकता है। 2 मानने का सवाल नहीं कि वो उसमें दिख नहीं रहा है, हो सकता है इसको बदला जाए, लेकिन अंतिम निर्णय आयोग का रहेगा। अगला है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। ये एक किताब है और इसका आंसर ज्ञान ही है किताब के अनुसार, लेकिन इस पर किस आधार पर लगाई गई है? अब आप सोचिए, आधार है आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर लगाई गई है कि यह पाठ्यक्रम में ही नहीं था। अब इसको बदलने के चांसेस मुझे नहीं लगता ज्यादा होंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर इस पर भी आ चुकी है। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है कृत संवत, लेकिन इसको शक संवत के आधार पर लोगों ने लगाया गया है, क्योंकि शकों को हराने के बाद एक शक संवत चालू किया था। पहले इनका नाम कृत संवत, फिर मालव संवत, फिर शक संवत। तो शक संवत और कृत संवत मालव संवत एक ही माना जाएगा फिर तो इस आधार पर लोगों ने इसी आधार पर, और बाकायदा जो है वो झा, श्रीमाली इस प्रकार की पुस्तकों को लेकर जो है वो आपत्ति लगाई है। हो सकता है इसके 2 आंसर माने जाएं, लेकिन हमेशा की तरह अंतिम निर्णय आयोग का मान्य रहेगा। कौन सा कथन स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? सिपाही बहादुर बिल्कुल असत्य, आयोग का आंसर सही है, ये सीहोर के थे। लेकिन ये जुझार सिंह रामगढ़ के ना होकर रायगढ़ के थे, और रायगढ़ कहां का है भाई? सीजी का। रायगढ़ कहां का है? सीजी का, छत्तीसगढ़ का आता है, इसलिए जुझार सिंह के लिए यह प्रश्न पर आपत्ति लगाई गई है। तो ये मिसप्रिंट है, तो हो सकता है आयोग 2 इसके सही आंसर मान ले। अगला है आपका सूचना का अधिकार। जब हम धारा 20 की बात करते हैं तो यहां राज्य आयोग आ जाता है। 20 की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है? राज्य आयोग। ये सही है कि दोनों ही, केंद्रीय आयोग और राज्य आयोग दोनों ही लगा सकते हैं आपके लिए जुर्माना, लेकिन जब धारा 20 की बात करेंगे तो वहां राज्य आयोग आ जाएगा, इसलिए लोगों ने राज्य आयोग के नाम पर जो है वो आपत्ति लगाई है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जुर्माना तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जब धारा 20 की पर्टिकुलर बात करोगे तो राज्य आयोग आ जाएगा। इस आधार पर भी लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं। हो सकता है आयोग जो है वो दोनों को सही मान ले, लेकिन हमको आयोग के आंसर की का वेट करना पड़ेगा। अब ये राज्यपाल, अब इसमें जो है वो सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं, ठीक है। हम केसी रेड्डी साहब भी रहे हैं, पाटस्कर साहब, सॉरी वांचू साहब रहे हैं, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा साहब भी रहे हैं। अब यहां पर एक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए प्रश्न हो सकता है कि गलत हो जाओ। जी हाँ, सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं। अब जब संविधान सभा की बुक पढ़ेंगे तो आपको सत्यनारायण सिन्हा का नाम मिलेगा, बिहार के थे ये, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हटने की संभावना बनती है। अगला है सरपंच और उप सरपंच। अब देखो, एक मध्य प्रदेश पंचायती राज इस नाम की एक बुक है जो गवर्नमेंट बुक है, उसके अनुसार लोगों ने सी आंसर माना है कि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। अब ग्राम सभा का है तो ग्राम सभा का सदस्य तो वैसे ही बन गया, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता जो कुछ कोचिंग वाले दे रहे थे। तो ग्राम सभा का बैठक में है मतलब ग्राम सभा का सदस्य तो व्यक्ति है ही, और बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको जब निर्वाचित किया जाएगा तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो सी को लेकर लोगों ने लगाई है। हालांकि आयोग का आंसर क्या है? डी है। इसके बदलने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायती राज बुक जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट वाली बुक है उसमें इसका आंसर सी दिया हुआ है। इसी आधार पर लोगों ने इस पर आपत्ति लगाई है। अगला है हवाई अड्डा। देखिए, वर्तमान में मैं बात करूंगा तो इंदौर के अलावा कोई भी हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय नहीं है। इंदौर से सीधी जो DXB यानी कि दुबई की फ्लाइट है, इंदौर से सीधे दुबई की फ्लाइट है। कुछ लोग खजुराहो से दुबई की फ्लाइट बता रहे हैं, तो उसमें मैं आपको 2 आपके सपनों को तोड़ देता हूं। आपके 2 तरीके हैं। पहली तो वो फ्लाइट आप बता रहे हो 2017 की है, अब ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है। और दूसरी बात कि वो फ्लाइट जो है वो
खजुराहो से होकर पहले दिल्ली जा रही है, दिल्ली में हॉल्ट लेके DXB यानी कि दुबई जा रही है, तो वो दिल्ली से जा रही है मेरे भाई, खजुराहो से नहीं जा रही, इंदौर से डायरेक्ट जाती है। तो इंदौर के अलावा तो कोई है ही नहीं, यहां से तो सिर्फ हज की उड़ाने गई थी। लेकिन अगर माना जाएगा तो वो 3 और 4 जो दिया है, अगर आयोग अपने रवैये पर कायम रहा तो 3 और 4 ही आंसर देगा, अदरवाइज ये प्रश्न हट सकता है क्योंकि इंदौर के अलावा कोई भी नहीं। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा है जिनकी तापी विद्युत केंद्र, बताओ, इस पे भी लग गई है आपत्ति। इस पे हालांकि ये रायसेन का सीधा सीधा बन रहा है कि ये खरगोन में नहीं है, ये रायसेन में, लेकिन इसमें भी अमरकंटक के नाम पर लगा दी गई है क्योंकि इसके पार्ट है 1, 2 और 3। अब वो किसका पूछ रहा है ये उसने क्लियर नहीं किया, ऐसा मानकर कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर भी लगा दी, हालांकि इसके बदलने के चांसेस नहीं है, यही रहेगा, ठीक है, लेकिन लोगों ने आपत्ति लगाई है। संविधान संशोधन पर आपत्ति लगाई है, आयोग का आंसर है सी, तृतीय संविधान संशोधन में था, लेकिन लोगों का आंसर है कि इसमें बी आना चाहिए, यानी कि द्वितीय संविधान संशोधन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वितीय संविधान संशोधन के बाद द्वितीय संविधान संशोधन में हमने विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की बात की है। जो विधानसभा विधान परिषदों की सीटों की बात कर रहे हैं तो आपको आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हो जाता है। तो जब 302 के अंतर्गत विधानमंडलों का अनुसमर्थन और ये सब आवश्यक की बात हुई तो बी आना चाहिए इसका आंसर, आयोग ने सी लिखा है, तो इसके बदलने के चांसेस बन सकते हैं कि ये बन जाएगा। अगला है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष में, तो इसका कुछ लोगों ने 8.7 लगाया है, लेकिन आयोग ने शायद 8.7 दिया है, कुछ लोगों ने 11.5 भी लगाया है, लेकिन आयोग ने 11.5 भी, मतलब IMF की वेबसाइट पर अगर आप 2020-21 देखें या 2022-21-22 देखें, उसके अनुसार ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा। तो इसके या तो 2 प्रश्न हो जाएंगे या इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो लगभग इतने जो मैंने आपको प्रश्न बताया, ये 25 प्रश्न के आसपास लोगों ने इस बार आपत्ति लगाई है और बाकायदा बड़ी संख्या में आपत्ति दर्ज कराई है, मतलब एक एक प्रश्न पे कम से कम 100 150 लोगों की आपत्तियां नहीं है। पहली बार आयोग को इतनी आपत्तियां मिली है, बहुत ज्यादा माथापच्ची होने वाली है आयोग के साथ, बहुत ज्यादा सरदर्द भी होने वाला है। हालांकि आयोग की एक्सपर्ट कमेटी अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर जो है वो निर्णय लेगी और वही निर्णय सर्वमान्य होगा। किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था मुझे, लिखा था या सोशल मीडिया पे लिखा था, वही बात सही है कि न खाता न बही, आयोग जो करेगा वही सही, अंत में वही होगा जो आयोग चाहेगा, ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। ये बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि इतने प्रश्नों पर आपकी आपत्ति गई है, इसमें से कुछ प्रश्न 2 हो सकते हैं जो बताए, कुछ प्रश्न बदल सकते हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल नहीं बदलेंगे आपकी आपत्ति के बावजूद भी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। अब मैं बात आपके लिए सामने लेकर आता हूं कि इसके बाद कट ऑफ क्या हो सकता है। ये कट ऑफ गुरुकुलम ने आपके लिए अनुमानित जो बताया था, अगर जनरल 73-75 जाता है, अब देखिए अगर यही रहती है, अगर आपकी आंसर शीट यही रहती है, नहीं बदलती है, तो सभी के कम हुए हैं नंबर, तो ये आपका कट ऑफ जो है वो 70 से 72 के आसपास आ जाएगा, मतलब 2 नंबर कम हो जाएगा, सभी का 2-2 नंबर कम हो जाएगा। और अगर आंसर शीट बदल जाती है जितने मैंने आपको बताया उसके अनुसार, तो फिर वो 73 से 75 ही रहेगा, प्लस -1 आप नंबर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो मित्र होंगे, यार होंगे, इतने नंबर तो सभी लोग ऑलमोस्ट करके आए हैं। जिसके भी पेपर दिया है ना, ऑलमोस्ट सभी बोल रहे हैं कि 69-70 तो उनके अभी भी हो रहे हैं, तो उसके अनुसार आपका ये कट ऑफ मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी भी बता रहा हूं, अगर यही आंसर शीट रहती है तो आपको कट ऑफ 2-2 नंबर इसमें कम कर लीजिएगा, अदरवाइज कट ऑफ यही इसके आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। और समय हमको क्या नहीं करना है, समय हमको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगली आपकी प्री भी बहुत दूर है, ठीक है। मेंस की तैयारी में लग जाओ और लापता एमपीपीएससी जो ट्रेंड कर रहा है वो आप ट्विटर पर जाएं, अपना आपका हक है, लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध करना आपका हक है। संवैधानिक तरीके से ट्वीट कीजिए और पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक जंग छेड़ दी है आप लोगों ने, काफी अच्छा चल रहा है वो, तो उस पर अपना सहयोग जरूर बनाए रखिएगा। ये था। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे शाम को डेली लाइव आंसर राइटिंग हो रही है। क्या हो रहा है? डेली लाइव आंसर राइटिंग होती है इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुरुकुलम इंदौर के ऑनलाइन गुरुकुलम, इसी में आपको जो है वो क्या होता है,
एक 6 बजे लाइव आंसर राइटिंग चल रही है, उस सेशन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट है अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था गुरुकुलम इंदौर का कि इतने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, कट ऑफ की उम्मीद हो सकती है। हाँ, अब आयोग कब अपनी आंसर शीट देगा इसका कोई भरोसा नहीं, इस बात का जवाब आयोग के पास भी नहीं है, तो फिर हम भी नहीं दे पाएंगे। इसकी 2 कंडीशन बनती है, आयोग रिजल्ट के साथ देता है यानी कुछ घंटे पहले डाल देता है, या फिर कुछ दिन पहले डाल सकता है रिजल्ट के, लेकिन ये दोनों चीजें आयोग पर डिपेंड करेंगी, लेकिन ज्यादातर ये करता है आयोग के रिजल्ट के कुछ घंटे पहले डाल देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग निश्चिंत होकर आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अब जो है वो तो हो ही गया है, अब आपके हाथ में उसमें कुछ नहीं है, आपके हाथ में ये है कि आप मेंस पढ़ें और आपका अगला प्री जो देने वाले हैं आप लोग और अगला मेंस जो आप देने वाले हैं वो आप सुधार सकते हैं। ठीक है, चुनाव के बाद मुद्दे भी हल होने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का वीडियो जिसमें हमने ये बताया कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी और कितना कट ऑफ जा सकता है। आगे भी इसी प्रकार के मुद्दे गुरुकुलम इंदौर आपके लेकर आता रहेगा। एमपी एसआई और पुलिस में जो बदलाव हुए हैं उसके लिए भी गुरुकुलम इंदौर ने एक वीडियो बना दिया है 2 दिन पहले, आपको इसी चैनल पर वो वीडियो भी मिल जाएगा। धन्यवाद।